नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के इस बुलेटिन में और आपके साथ मैं हूं प्रीति बिष्ट। सबसे पहले कोरोना की बात करेंगे तो कल एक बार फिर से कोरोना के आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी है। रविवार को 764 नए केस सामने आए हैं और इस तरह से उत्तराखंड में कोरोना के मरीजों की कुल संख्या 47,000 के पार पहुंच गई है। वहीं एक्टिव केस 10,799 हो गए हैं, जबकि 574 लोगों ने कोरोना के चलते अब तक अपनी जान गंवाई है। तो बहुत ही तेजी से कोरोना के मामले फैल रहे हैं और खासकर देखा जा रहा है कि एक इलाके में बहुत जल्दी मामले यहां पर दोगुने चौगुने होते जा रहे हैं। तो फिलहाल कल का दिन भी बहुत ज्यादा मुश्किल भरा था, क्योंकि 764 नए केस कल कोरोना के सामने आए हैं। और बड़ी खबर देहरादून से, निजी लैब में कोरोना टेस्ट में जांच की गड़बड़ी के मामले की जो जांच हो रही थी वो पूरी हो गई है। जांच रिपोर्ट को डीएम आशीष श्रीवास्तव को आज सौंपा जाएगा। सीडीओ नितिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में जांच टीम की गठन किया गया था। तो निजी लैब में कोरोना टेस्ट में लोगों ने गड़बड़ी की शिकायत की थी। तो निजी लैब में जो रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही थी, जो सरकारी लैब में अगर वही लोग टेस्ट करा रहे थे तो वो रिपोर्ट नेगेटिव आ रही थी। वहीं जांच में यह भी देखा जाएगा कि निजी लैब में आईसीएमआर की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा था या फिर नहीं। तो ये एक महत्वपूर्ण खबर है और अब आज जिलाधिकारी को जबकि रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उसके बाद अब देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। सुनील और प्रभात हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सुनील, ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, उसके बाद क्या कुछ अब होने जा रहा है? देखिए प्रीति, ये बेहद गंभीर मामला था। उत्तराखंड में 6 सरकारी लैब और 6 प्राइवेट लैब के साथ ही 54 ट्रूनेट मशीनों के जरिए कोरोना की टेस्टिंग हो रही है। और देखने में ये आया कि जो सरकारी लैब है, चाहे वो ट्रूनेट मशीन का कुल आंकड़ा हो, प्राइवेट लैब की अपेक्षा वो बेहद कम थे। प्राइवेट लैब में लगातार अधिक संख्या में कोविड पॉजिटिव के पेशेंट आ रहे थे। ये भी शिकायतें आई कि अगर प्राइवेट लैब में जो भी टेस्ट हो रहे हैं उनके 50% जो रिपोर्ट हैं वो पॉजिटिव आ रही है। तो इस पर मुख्य सचिव ने सीधे संज्ञान लिया था। उन्होंने कहा था कि इस तरह की अनियमितता बेहद गंभीर मामला है। अगर ये सच है तो उन्होंने 17 सितंबर को डीएम देहरादून को निर्देश दिए थे कि इस पूरे मामले की जाँच कराई जाए, देखा जाए कि क्या वो आईसीएमआर की गाइडलाइन फॉलो कर रही हैं, कोविड का प्रोटोकॉल प्राइवेट लैब फॉलो कर रही है या नहीं। क्योंकि इससे पहले एक प्राइवेट लैब के खिलाफ खुद प्रशासन मुकदमा दर्ज करा चुका था कोविड प्रोटोकॉल के उल्लंघन में। ये भी देखने में आ रहा था कि जो लोग जो लैब असिस्टेंट वहाँ पर कोविड का टेस्ट ले रहे थे वो पीपी किट नहीं पहन रहे थे। तमाम तरह की लापरवाहियाँ वहाँ पर बरती जा रही थी। इसको लेके ये 17 सितंबर को आदेश किए गए थे कि इसकी जाँच की जाए। सीडीओ नितिका खंडेलवाल जो देहरादून की सीडीओ हैं, उनकी अध्यक्षता में 6 सदस्यीय टीम जाँच कर रही थी। करीब 6 प्राइवेट लैबों की जांच की गई और आज वो रिपोर्ट सौंपी जाएगी। इसमें बड़ी गड़बड़ी ये भी है प्रीति कि हम देखते हैं कि 17 सितंबर से पहले उत्तराखंड में आपने ये भी देखा कि 2-2 हज़ार पॉजिटिव केस एक दिन में आए, 1700 पॉजिटिव केस एक दिन में आए। लगातार आंकड़ा बढ़ रहा था। लेकिन 17 सितंबर के बाद कल 27 सितंबर तक अगर आप ग्राफ देखेंगे तो इन 10 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं था जब 1000 का आंकड़ा पार कर गया हो। तो एक इस सरसरी तौर पर भी ये बात देखी जा सकती है कि जैसे ही निजी लैबों के खिलाफ जांच के आदेश हुए, जो कोरोना का जो ग्राफ लगातार बढ़ रहा था वो एकदम से नीचे आ गया। यानी इस समय अगर कोई चाहे सरकारी है या निजी लैब है, अगर गलत रिपोर्ट देती है तो वाकई में इतनी बड़ी संकट की घड़ी में एक गंभीर अपराध है। तो चलिए जांच रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई होती है आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। और इन सबके बीच विधायकों के नेताओं के भी कोरोना के संक्रमण में आने की सिलसिला जारी है। कोरोना की चपेट में अब आ गए हैं विधायक महेश नेगी। उनको पेट दर्द में शिकायत थी, दिल्ली गए थे, फिलहाल गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हुए हैं। और वहीं बीजेपी नेता उमा भारती में भी कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। तो राज्य में बढ़ रहे कोरोना के मामले को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स को आईसीयू बेड बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। यानी कि वो अस्पताल जहां कोरोना के मरीजों का इलाज हो रहा है, तो ये कह दिया गया है कि आईसीयू में बेड की संख्या बढ़ाई जाए। तो इस समय दून मेडिकल कॉलेज, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज और अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में सिर्फ 154 आईसीयू बेड की ही व्यवस्था है। लेकिन मौजूदा हालात में जिस तरह से लगातार मामले बढ़ रहे हैं तो 120 बेड और बढ़ाने के लिए कहा गया है। वहीं गढ़वाल के सभी 7 जिलों में डिस्ट्रिक्ट बेस हॉस्पिटल को भी आईसीयू बेड की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं।
और वहीं नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदय आज अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। कोरोना संक्रमण की वजह से उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तो कोरोना संक्रमित आई थी इंदिरा हृदय, जहां वो देहरादून में इलाज कराना चाहती थी, लेकिन जिस अस्पताल में वो इलाज कराना चाहती थी वहां उन्हें प्राइवेट रूम नहीं मिला, जिसके बाद उन्हें एम्बुलेंस के जरिए गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में लाया गया। तो अब वो स्वस्थ हो चुकी हैं और आज हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाएंगी। तो कोरोना काल में कई लोगों ने अपने रोजगार खोए हैं। कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों के सामने भी परेशानी है। तो इन परेशानियों का सरकार कैसे समाधान करने की कोशिश कर रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में सैकड़ों कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे कर्मचारी परमानेंट होने की आस में सालों से विभागों में काम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल में टेंडर निरस्त या बदलने से कई लोगों की नौकरी जाने से मुश्किलें बढ़ गई हैं, जिसके बाद कई कर्मचारी सरकार पर आरोप लगाते या विरोध करते भी दिख जाते हैं। लेकिन एजेंसी या संविदा पर काम कर रहे कर्मचारियों को एजेंसी ही हायर करती है। वहीं इस मामले में बीजेपी का कहना है कि वो सभी का ख्याल रख रही है। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि सरकार को प्लानिंग के तहत लोगों को नौकरी देनी चाहिए। कोविड-19 की वजह से बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया, तो जाहिर तौर पर है रोजगार की तलाश में ही लोग और सरकार हर संभव कोशिश कर रही है, संविदा पर हो, इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो या स्वरोजगार हो। अब बेरोजगारी बढ़ती रहेगी तो सरकार कहाँ से सोचेगी? या तो इंडस्ट्री बढ़े, सरकारी नौकरियां तो लगभग ठप हैं। जो पिछला जो बैकअप था उसी को नहीं भर पाई सरकार। वही जानकार मानते हैं कि सरकार की मजबूरी है, उन्हें वोट बैंक के लिए सबकी सुननी होती है, इसीलिए हाथ बंधे होने के कारण भी वो जनता को आश्वासन ही देते हैं। देखिए, चाहने से कुछ नहीं होता है। सच्चाई ये है कि हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो खत्म हो गया है धीरे धीरे। अब तो पता नहीं क्या क्या, मुझे लगता है कि तो सरकार भी किराए पे चलेगी। ये जो स्थितियां हो रही है, जिस तरह हमारे सारे जो पब्लिक प्रॉपर्टी जो है प्राइवेट हैंड्स में जा रही हैं। अब सरकार के लिए मुश्किल ये है कि सरकारी विभाग में संविदा और उपनल के जरिए काम करने वाले कर्मचारी भी खुद को विभाग में परमानेंट करने की मांग कर रहे हैं, जबकि ऐसा हर बार होना संभव नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और है उत्तराखंड जैसे राज्य में जो उसकी अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा जरिया था पर्यटन, उसमें भी कोरोना की वजह से काफी नुकसान हुआ है। तो ऐसे में अब सरकार ने ढील दी है और नैनीताल में जो लोग पर्यटन कारोबार से जुड़े हैं उनमें भी उम्मीद जगने लगी है। सरकार की छूट के बाद नैनीताल समेत पहाड़ों में सैलानियों की रौनक लौटने लगी है। नैनीताल में पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने लगा है, तो नाव, टैक्सी, होटल और रेस्टोरेंट कारोबार भी चल पड़ा है। कोरोना काल में घरों में कैद पर्यटक इन हसीन वादियों में लौटकर सुकून भरा एहसास कर रहे हैं। साथ ही सरोवर नगरी की मौज मस्ती सैलानियों को तरोताजा भी कर रही है। जितनी जल्दी और जल्दी खुल जाए और अच्छा है। जो हल्का फुल्का लॉकडाउन बचा हुआ है या जो भी ये चल रहा है तो वो जल्दी से खुले। यहाँ जो भी ये रोजगार है, नावें बड़ी मुश्किल कई समय बाद हमें दिख पाई हैं। कोरोना और लॉकडाउन में न सिर्फ नैनीताल बल्कि पूरे प्रदेश का पर्यटन चौपट हो गया था। अब सरकार से छूट मिलने और सैलानियों के आने से कारोबारी भी खासे खुश हैं। अब ये सब रिस्ट्रिक्शन हट गई हैं तो मेरे ख्याल से अब टूरिज्म बढ़ेगा और मेरे को उम्मीद है कि अधिकतर होटल अब खुल ही जाएंगे। तैयारियां सभी ने शुरू कर दी हैं। सरकार से मिली राहत के बाद अब धीरे धीरे पर्यटन गतिविधियां नैनीताल में खुलने लगी हैं। इससे पर्यटन कारोबार भी अब रफ्तार पकड़ने लगा है। हालांकि लॉकडाउन की वजह से पर्यटन को काफी खासा नुकसान हो गया था। अब जो पर्यटन कारोबार पटरी पर आ रहा है, उससे पर्यटन कारोबारियों ने भी राहत महसूस की है। वीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। और ये बात हम बार बार कह रहे हैं कि अगर नियमों में ढील मिल रही है, इसका कतई ये मतलब नहीं कि कोरोना खत्म हो गया। लेकिन देहरादून से ऐसी तस्वीरें आई जहां युवा बिल्कुल बेफिक्र नजर आए हैं। एडवाइजरी का पालन कहीं नहीं किया जा रहा था। कल रविवार था, इस वजह से नदी किनारे या जंगलों में लोग इकट्ठा हुए। लेकिन देखिए जरा, बिल्कुल आम दिनों की तरह कहीं कोई नियम का पालन करता नजर नहीं आया। बालावाला, गुलर घाटी, मालदेवता, मसंदावाला जैसे इलाकों में अच्छी खासी संख्या में लोग बगैर किसी नियम को फॉलो करते हुए इकट्ठा हुए।
और खबर श्रीनगर गढ़वाल से, जहां राजकीय बेस अस्पताल में संवेदनहीनता का बहुत बड़ा और बेहद शर्मनाक मामला सामने आया। यहां एक बुजुर्ग की मौत हो गई थी और उनके शव से इस दौरान जो भी गहने थे वो चुरा लिए गए। तो 9 सितंबर को श्री कोटवा की रहने वाली 70 वर्षीय महिला कोरोना संक्रमित थी और अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, जहां 21 सितंबर को उनकी मौत हो गई। इस दौरान अंत्येष्टि के लिए जब शव को लाया गया तो मृतका के शरीर पर मौजूद सोने की कान की बालियां और सोने की चेन गायब मिली। साथ ही शव को जिस बैग में रखा गया था वो भी फटा निकला। वहीं इस मामले में मृतका के बेटे ने जिलाधिकारी से शिकायत की है। और खबर खटीमा से है, जहां के छिनकी गांव में एक शख्स ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। दोनों भाई एक ही घर में रहते थे और बीती देर रात किसी बात पर विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ा कि छोटे भाई ने बड़े भाई पर धारदार हथियार से हमला कर उनको मौत के घाट उतार दिया। तो फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस मामले में पड़ताल कर रही है। रुद्रप्रयाग के तिलवाड़ा में एसडीआरएफ ने मंदाकिनी नदी से एक 19 साल के युवक का शव बरामद किया है। खबर मिली थी कि तिलवाड़ा के पास एक अज्ञात शव नजर आ रहा है, तो एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है। तो फिलहाल मृतक की पहचान चाका गांव के हरीश के रूप में हुई है। 22 सितंबर को हरीश अपने गांव में मंदाकिनी में नहाने गया था, जहां पैर फिसलने से वो बह गया और अब उसका शव मिला है। उधर खटीमा में भारत और नेपाल की सीमा इस वक्त सील है, लेकिन तस्करी नहीं रुक रही है। बॉर्डर पर तैनात एसएसबी जवानों ने तस्करी कर रहे 2 लोगों को पकड़ा है। इनकी गाड़ियों से 34 कट्टे चाइनीज मटर मिली है, जिसके बाद एसएसबी ने गाड़ी को सीज कर मुकदमा दर्ज किया है। तस्करों पर मुकदमा दर्ज हुआ है। तो जो चीन की मटर है, इसकी कीमत लगभग 2 लाख रुपए बताई जा रही है। हमने अपनी नफरी को लेकर के हम वहाँ पहुँचे और वो भी वहाँ दूसरी जो 49 की कंपनी के जवान थे वो भी वहाँ पहुँच गए। हमने घेरा मार के इनको वहाँ पे दबोच लिया। और उधम सिंह नगर में 3 तलाक के 3 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2 सगी बहनें हैं। बाजपुर की सीता कॉलोनी में 6 साल पहले 2 सगी बहनों की शादी मुरादाबाद के 2 सगे भाइयों से हुई थी। मुरादाबाद के रहने वाले अकरम और जाकिर की शादी बाजपुर की रेशमा और सितारा से हुई। अब दोनों बहन आरोप लगा रही हैं कि दहेज के लिए उनको शुरुआत से ही प्रताड़ित किया जा रहा था और अब एक ही दिन में दोनों बहनों को 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया गया और अब ये लोग अपने पति के खिलाफ शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंची हैं। शादी को 6 साल हो गए, अकरम से हुई थी। मेरे साथ मारा पीटी करता, नशा करता। वो दहेज की मांग है, मैं गर्भवती हूँ। मेरे घर पे सुबह 9 बजे क्या मैं तुझे तलाक देता हूँ 3 बार। आज सुबह आकर हमारे साथ मार पीट की और 3 तलाक दे दी। हाँ, दोनों बहनें एक ही घर में हैं। दोनों भाइयों को दोनों भैया आके तलाक दे गए आज सुबह। देखिए, इससे पहले भी एक मामला आया था, उसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था और आगे की कार्रवाई की गई थी। इसमें भी जांच करके आगे जो भी जैसा रहेगा उसमें क्या। स्वागत है ब्रेक के बाद। राज्य में पर्यावरण के लिहाज से बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता अनिल बलूनी ने एक सराहनीय पहल की है। अनिल बलूनी ने अपने सभी समर्थकों को धन्यवाद दिया है, क्योंकि अनिल बलूनी को एक बार फिर से मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया गया है। लेकिन उन्होंने अपील भी साथ में की है कि इस दौरान होर्डिंग्स, बैनर, कटआउट, पोस्टर किसी भी तरह का यहाँ पर नया चस्पा किया जाए, उनके स्वागत अभिनंदन से परहेज किया जाए। अनिल बलूनी ने कहा कि मेरे प्रति प्यार और सम्मान के लिए सभी का शुक्रिया और फोन पर और सोशल मीडिया पर मिली शुभकामनाएं ही मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान है। सांसद बना था उस वक्त भी मैंने सब लोगों से आग्रह किया था कि मैं कोई किसी तरह का स्वागत समारोह, पोस्टर, होर्डिंग, बैनर ये सब नहीं कराऊंगा। और आज फिर मेरा आप लोगों से नम्र निवेदन है कि मैंने संकल्प लिया है कि मैं इन चीज़ों से दूर रहूंगा। और अब आप सब लोगों के द्वारा जो मुझे शुभकामनाओं के संदेश मिले, यही पर्याप्त है। मेरा आग्रह है कि किसी भी प्रकार का स्वागत का कार्यक्रम और पोस्टर, होर्डिंग, बैनर यह न लगाए जाए। और देहरादून से खबर है, जहां दून विश्वविद्यालय परिसर में देर शाम अजगर निकल आया और उसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। देखिए जरा, अंधेरा था तो इसकी वजह से रेस्क्यू में भी काफी समय लगा, लेकिन लोग डर गए कि अब ये अजगर अगर कहीं इधर उधर निकल गया तो फिर ये पकड़ में नहीं आएगा। लेकिन वन विभाग की टीम ने सकुशल अजगर को यहाँ से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। कोई बात नहीं।
पौड़ी के बौंसाला में जर्जर लकड़ी पुल की हालत हमने आपको दिखाई थी, जिस पर हमारी खबर का असर हुआ है। खुद विधायक महेश कोली ने पुल का निरीक्षण किया है और पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से कहा है कि जल्द से जल्द पुल को ठीक किया जाए। तो 2013 की आपदा के बाद जो लगातार हम दिखा रहे हैं, कई जगह पुलों की हालत खराब है। तो इस पुल के पास बनने वाले दूसरे मोटर पुल का निर्माण कार्य 15 दिन में शुरू करने के निर्देश अब हो गए हैं। तो 80 के दशक में बना ये लकड़ी का पुल 84 गांव को जोड़ता है, लेकिन देखिए इसकी हालत क्या है, ये खुद ही टूटने को तैयार है। तो फिलहाल अब इस पर जल्द से जल्द काम शुरू होगा। साल पे नयार नदी पे ब्रिज है, जो बेली ब्रिज है, इसकी जो डेकिंग है वो लकड़ी की है। सामान्यतः बेली ब्रिज जो भी होते हैं उनकी लकड़ी की ही डेकिंग होती है, तो लकड़ी हल्की होती है, इसलिए बनाते हैं, ज़्यादा लोड ना बढ़े। बाकी इसकी जो लकड़ी है वो लकड़ी तो वेदर के प्रभाव से ख़राब होती रहती है, बदलते रहते हैं। तो इन दिनों चीन या नेपाल के साथ जिस तरह के रिश्ते बन रहे हैं, या कहेंगे जिस तरह का तनाव पैदा हो रहा है, उसको देखते हुए चीन सीमा को जोड़ने वाली लिपुलेख रोड के उद्घाटन के बाद यहां पूरी तरह से हमारी जो फोर्सेस हैं वो अलर्ट पर हैं। और स्थिति यह है कि तीनों मुल्कों के इस बॉर्डर पर जहां उनसे अब तक 5 बीओपी बना ली है, वहीं आए दिन नेपाल के टॉप लीडर भी इस बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं, जो वाकई में चिंता बढ़ाने वाली है। लिपुलेख रोड कटने के बाद नेपाल के साथ भारत के रिश्ते उस नाजुक मोड़ पर पहुंच गए हैं, इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की हो। हालात तो ये हैं कि नेपाल जहां आए दिन भारत विरोधी फैसले ले रहा है, वहीं बॉर्डर पर भी अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करने में रात दिन जुटा हुआ है। उत्तराखंड से लगे 275 किलोमीटर के बॉर्डर पर नेपाल ने अब तक 5 बीओपी बना दी हैं। यही नहीं, आने वाले दिनों में 6 नई बीओपी बनाने का प्लान भी वो फाइनल कर चुका है। बीते रोज ही नेपाली होम मिनिस्टर राम बहादुर थापा ने छांगरू में बॉर्डर गार्ड बटालियन भवन का शिलान्यास भी किया था। साथ ही लिपुलेख बॉर्डर का हवाई निरीक्षण भी नेपाली होम मिनिस्टर कर चुके हैं। जानकारों की माने तो नेपाल भले ही कोई भी तर्क दे, लेकिन सच्चाई ये है कि लिपुलेख रोड बनने के बाद उसका रिमोट चीन के हाथों में है। जो अपनी सुरक्षा के लिए और बॉर्डर को गार्ड करने के लिए करना है, इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दिखता है कि लिपुलेख के बाद ये इतनी सक्रियता उन्होंने दिखाई है, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो मामला है कि लिपुलेख के बाद ये जो है इस बॉर्डर पे कुछ सक्रिय हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहते हैं। नेपाल ने काला पानी के साथ पहली बार भारत के गुंजी, नाबी और कोठी को भी खुद के राजनीतिक नक्शे में शामिल किया है। यही नहीं, नेपाल नए सिक्कों में भी इन गाँव को अपना हिस्सा दर्शाने जा रहा है। सूत्रों की माने तो अगले साल होने वाली राष्ट्रीय जनगणना में नेपाल भारत के इन तीनों गाँव को भी शामिल करने का प्लान बना रहा है। नेपाल के बदले रुख से बॉर्डर पर बसे भारतीय खासे नाराज हैं। नेपाल का सन 62 में जब लड़ाई हुई थी तो उसमें वो सोया पड़ा था, उसके पास कोई मैप नहीं थी, कोई उसके पास नक्शा नहीं था। अभी फर्जी नक्शा बना के फर्जी बाड़ा किसी का सुनकर और किसी के भड़काऊबाजी में वो तो बोलता है कि हमारा है, उसका नहीं है। 2 महीने पहले नेपाल के सेना प्रमुख भी लिपुलेख इलाके का दौरा कर चुके हैं। यही नहीं, सशस्त्र प्रहरी बल के चीफ भी इस बॉर्डर पर लगातार अपनी मौजूदगी बनाए हुए हैं। सदियों से शांत रहे उत्तराखंड के बॉर्डर पर नेपाल की सक्रियता इस बात का साफ संकेत दे रही है कि अब हालात बहुत बदल चुके हैं। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो उत्तराखंड के बुलेटिन में अभी बस इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।